ये कर रहे हैं कि डाउट जो है रीजनेबल कब होगा और कैसे उसको हम जान सकते। बोलते हैं डाउट्स आर रीजनेबल इफ दे आर फ्री फ्रॉम जेस्ट। जेस्ट माने जील, आपका एंथुसियाज्म, आपके दिमाग की अतिवादिता, समझ गए ना। डाउट्स आर रीजनेबल इफ दे आर फ्री फ्रॉम जेस्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन। एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन, अमूर्त कल्पनाएं आप कर लेते हैं अपने दिमाग में, और अमूर्त कल्पनाएं करने की इस कदर वो होती है कि बहुत से तो बीमार होते हैं अमूर्त कल्पना करने कि जैसे एक आदमी शाम को घूमता हुआ आपके घर के आगे रुक गया, तो जो टोटके तंत्रों में विश्वास करते या करती हैं ये यहाँ क्यों रुक गया, कुछ डाल के जाएगा क्या, कुछ तंत्र कर रहा है क्या, कुछ टोटका कर रहा है क्या। सैटरडे को शाम के टाइम, हाँ सैटरडे शाम को आया, पैसे मांगने आया, शाम के वक्त पैसे नहीं देने चाहिए किसी को, सारे बार और सारे बार आए और सारे होटल बंद हो जाएंगे, सर आपकी दुकान शाम को किसी को पैसे नहीं देने चाहिए यार, तो भाई दिल्ली का तो बड़ा भारी इकोनॉमी जो है वो शाम के पैसे से चल रही है। ये चीज़ें जो है, तो आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन है कि यार नहीं डाउट यहाँ भी है, डाउट यहाँ भी है, ये एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त माने विच इज नॉट टेंजिबल, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे इसको मैं पकड़ सकता हूँ, आई कैन होल्ड इट। डाउट होना चाहिए जिसको आप रीजनेबली एक्सप्लेन करके स्टेब्लिश कर सकें, होल्ड कर सकें उसको, और उसको डेमोस्ट्रेट कर सकें। यू आर इन पोजिशन टू डेमोस्ट्रेट, देन दैट डाउट इज रीजनेबल। हाँ, इसके एग्जाम्पल बताएं। Reasonable doubt is not an imaginary, trivial or merely possible doubt, but a fair doubt based upon reason and common sense. What degree of probability amounts to proof is an exercise particular to the each case. इसलिए एग्जाम्पल नहीं बताया जा सकता, बहुत से एग्जाम्पल इसके दिए जा सकते, खासतौर से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, राइट। पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किया कि दिस एक्यूज्ड वाज सीन लास्ट इन द कंपनी ऑफ द डिसीज्ड, राइट। Subsequently, the dead body of the deceased was found. Or certain persons have seen accused and the victim interacting or altercating with each other, quarreling with each other, and subsequently the dead body of the victim was found, right. Now these witnesses have come to the court that yes sir, we have seen these persons quarreling together, and subsequently the dead body of this person, then this Mr. A, who is the accused present in the dock, must have been this thing, right. अभी एक केस में मुझे एमिकस कुराई बनाया गया, तो टाइम डिक्लेरेशन का केस था, अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, इसको भी करता हूँ, साथ लेता हूँ दो चीज़ों को। उसमें जज साहब कोरोबोरेशन ढूंढ रहे हैं टाइम डिक्लेरेशन। टाइम डिक्लेरेशन सिर्फ 3 लाइन की है। मैं सुबह कोठे पे गई थी, छत पर टेरेस, कोठे से गई थी, मेरा पति ते मेरा बड़ा लड़का आया, किसी ने मैंने फड़िया नहीं, मैं छत से अकेली सीगी, ते कोना ने मट्टी का तेल डाला, ते बड़े बेटे ने मैंने साड़ दिया। मैंने नहीं पता किसने मैंने बचाया, किसने मैंने नहीं बचाया, राइट। पुलिस का एलिगेशन ये है कि इस पति ने और इस बड़े बेटे ने सारे एविडेंसेस वाइप आउट कर दिए, करेक्ट। जज साहब ने क्रिएट की कि वो रात, हाँ उसका एक सेंटेंस ये भी था, मैं रात को कोठे पे ही सो गई थी, सुबह मैं कोठे से गई थी, पहला सेंटेंस, रात को मैं कोठे पे सो गई थी, वो परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब वो कोठे से उतर करके आई, फिर सुबह गई थी वो, एक मतलब तो ये निकल रहा। जज साहब ने क्या किया, जो वाइप आउट ऑफ एविडेंस, हशअप ऑफ एविडेंस किया गया, स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस किया गया, उसमें उन्होंने खाट क्रिएट कर ली, खाट पे एक बिस्तर क्रिएट कर लिया, क्योंकि वो रात को सोई थी ना, वो बिस्तर भी नहीं मिला जला हुआ, वो खाट भी नहीं मिली जली हुई, ठीक है।
ये सब अपने आप चीजें क्रिएट करते चलोगे। दिस इज इमेजिनेशन, योर टोटल इमेजिनेशन। पढ़ते अगर अभी मैं ये नहीं कह रहा टाइम डिक्लेरेशन सही है गलत है, आपकी ही टाइम डिक्लेरेशन को बता रहा। वो ये कह रही है मैं सुबह कोठे पे गई थी, इसका मतलब तो सीधा निकला कि अगर रात को वो सो भी गई थी तो फर्स्ट शी हैड कम डाउन एंड देन अगेन शी वेंट टू द टेरेस। कहां से वो खाट आ गई और बिस्तर आ गया, मान लो थे भी तो यहाँ नहीं थे, हो सकता है वो ले आई हो अपने साथ, उठा के रख दिया उसने। इसी तरीके से लास्ट सीन देखा, लास्ट क्वारलिंग देखी और सब्सिक्वेंटली डेड बॉडी वाज फाउंड। तो वहां कहते हैं जब तक ऑल डाउट्स ये क्रिएट ना हो जाए कि इट वाज ओनली एंड ओनली द एक्यूज्ड, all hypotheses against the accused are closed, that this man was responsible for killing the person with whom he was seen in the company last time. तब तक वो फैक्ट प्रूव नहीं माना जाएगा और वहां रीजनेबल डाउट रहेगा। इसलिए कंक्लूजन हमारा ये है कि लास्ट सीन एविडेंस व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग is a weakest kind of evidence. The more the gap between the recovery of the dead body and the last scene, more is the weak case. सुप्रीम कोर्ट ने सबसे कम 3.5 घंटे बाद लाश मिल गई थी, उसमें नहीं कहता there may be a possibility that some other person might have intervened and killed this person. हो गया, आपको ठोस सब पकड़ा गया। तो यहाँ रीजनेबल उसमें क्या है कि ये जो जज स्पेकुलेशन क्रिएट करने लगते हैं, the evidence which is not on the file and you are supplying it with your imagination, this imagination should not be there. And if this imagination is there, then it is a doubt, and doubt is reasonable. आपका कोई एंथुसियाज्म नहीं होना चाहिए, आपके अंदर का कोई जोश नहीं होना चाहिए कि मैं ढूंढ के निकालूंगा इस चीज को, ये नहीं होना चाहिए। Whatever is there, see it objectively, weigh it objectively and decide it objectively, or argue objectively from the lawyer's point of view. What degree of probability amounts to proof is an exercise particular to each case. अब हम इसका कोई जनरल रूल नहीं ड्रॉ कर सकते कि प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल क्या होगा या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होगा, ये हर केस के पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक छोटा सा वेरिएशन, आपको दोनों केस सिमिलर नजर आएंगे, लेकिन एक छोटा सा वेरिएशन उस केस में बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा, इस केस में नहीं। इसलिए ये बातें बारीक हैं, इसको समझिए। तो हम प्रूफ की डेफिनेशन में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को खोजने की कोशिश कर रहे थे। मैथमेटिकल प्रेसिजन नहीं होना चाहिए और जो रीजनेबल डाउट है वो उस क्वालिटी का होना चाहिए जो आप अपने बारे में सोचते हो, किसी भी अफेयर को लेकर, अपने से संबंधित किसी भी अफेयर को लेकर सोचते हो, और कोई भी स्पेकुलेशन आप नहीं करेंगे किसी फैक्ट को प्रूफ समझने के लिए जब तक वो डाउटफुल रहेगी। अगेन सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ MP धारकोले, DHARKOLE, लेटेस्ट है AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट पेज 44 में कहते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल प्रेसिजन। वहीं आगे ना डॉक्टर कई तरीके से कहा, वही जो बात प्रीवी काउंसिल कह रही है वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैथमेटिकल प्रेसिजन it involves subjective element and rest on common sense. यहाँ उन्होंने कह दिया सब्जेक्टिव एलिमेंट आप कैसे सोचते हैं अपने अफेयर्स में, और फिर आपकी कॉमन सेंस। नाउ विद रेस्पेक्ट कॉमन सेंस इज a sense which is not common to all. ये इसका नाम क्या था? बोला तो था यार, स्टेट ऑफ MP वर्सेस धारकोले, DHARKOLE। तुम्हें दिल्ली में रहते बड़ी गंदी आदत होगी, रमेश, दिनेश, महेश, ये ऐसे ही नाम मिलते हैं ना, और वहाँ मराठी नाम, मध्य प्रदेश के नाम बड़े बड़े विचित्र नाम होते हैं।
अभी बोलूँगा एक केस, मुझे तो लगा ये वहाँ का प्रीवी काउंसिल का केस है, पता चला वो नाम हमारा इंडियन ही नाम है। ठीक है, आप साइटेशन पे ज़्यादा ध्यान रखिए। AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 44। नाम मैं इसलिए बोल देता हूँ कि समटाइम्स अगर आपसे साइटेशन का एक वर्ड मिस हो गया तो आप उसको जब धारकोले को डालेंगे तो मनु पात्रा या कोई भी चीज़ हो प्रिंट करके आपको निकाल देगा उसको, SCC ऑनलाइन कहीं भी आप जाएंगे। अब वो कहते हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी विच मस्ट बी अराइव्ड एट बिफोर इफेक्ट इज सेट टू बी प्रूव इज दैट डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी हमने पढ़ा वो डिग्री ऑफ उसमें बताया गया है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी किस सर्टेनिटी तक होना चाहिए ये इस सेक्शन में बताया गया। डेफिनेशन ऑफ प्रूफ सेंटर्स डाउन प्रोबेबिलिटी, जबकि इसका मेन जो प्रूफ की जो डेफिनेशन है वो किसके अराउंड घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है, प्रोबेबिलिटी। तेज बहादुर सिंह स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 431। अब जैसे अभी वकील साहब ने पूछा कि कोई एग्जाम्पल, ये मैं केवल बोलो तेज बहादुर सिंह लिख लो, स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1990 1990 सुप्रीम कोर्ट 431। ये जो कहते हैं इसका एग्जाम्पल देके समझाइए। एग्जाम्पल दे करके समझाने में दिक्कत क्या होती है कि अभी कह दिया फैक्ट्स ऑफ इट डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी केस। तो अब जब आप इस तेज बहादुर सिंह के केस को पढ़ रहे होंगे तो सर्टेनली यू विल गो थ्रू द फैक्ट्स क्या थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट किस रेफरेंस में उन्होंने ये बात की कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है और कैसे कह रही है। तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन फैक्ट्स में ये इंटरप्रिटेशन की गई कि बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा, या प्रूव्ड वर्ड का मतलब क्या होगा। क्लियर? इसलिए a murder can be proved by direct or circumstantial evidence though there may be no trace of the body of the deceased। अब ये आगे गहराई में बताओ, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है आपके जुडिशरी के एग्जाम में। इफ नो डेड बॉडी इज फाउंड whether a murder can be proved। वो सर कॉर्पोरेट डायरेक्टिव का भी है, कॉर्पोरेट डायरेक्टिव भी है सर। हाँ, कॉर्पस डायरेक्टिव जो है ना, कॉर्पस डायरेक्टिव का क्या मतलब? तो बॉडी ऑफ क्राइम जो है सब्सटेंस ऑफ द क्राइम एक्टिविटी। डेड बॉडी से मतलब नहीं, डेड बॉडी इज वन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द क्राइम, राइट। कॉर्पस डायरेक्टिव के बिना प्रूव किया जा सकता है मर्डर को, हैं? हैं? वो तो डेथ की प्रिजम्पशन हुई कि मर्डर तब चलेगा। इतना आप कर सकते हो कि 7 साल वो नहीं सुना गया कि इसने कत्ल किया होगा, सर्कमस्टेंशियल नहीं होगा, हैं? नहीं होगा, नहीं मिलने। मैं एक सज्जन के साथ जिनसे मेरी दुश्मनी थी हेलीकॉप्टर में मैं जाना, हेलीकॉप्टर में इट वॉज फ्लाइंग ओवर ए सी, राइट। मैंने देखा वहाँ ऐसे चक्कर लगाती हुई वेल मछलियाँ या मगरमच्छ घूम रहे। आई पुश्ड हिम फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। वेल मछली ने मुँह में या मगरमच्छ ने उसको लगा दिया। सारे क्रू ने देखा, सैकड़ों लोग जो शीशों पर खड़े हुए थे उन्होंने देखा। वो तो चट कर गया, मगरमच्छ ये जा हो जा, डेड बॉडी खत्म। यार ये मर्डर नहीं है क्या? तो थोड़ा पढ़ के देखना, आपकी बात बहुत ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रूवन नहीं होगा सर, अपने इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग प्रूवन नहीं होगा। कैसे बताइए ना, कहाँ लिखा? सर ऐसे बहुत सारे जो आई विटनेस के बेसिस पे मर्डर में सर थोड़ा सा यहाँ पे हमारी जो लॉ है ना सर, रिफॉर्मेटिव मीटिंग नहीं है। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट मैंने पढ़ा है सर जिसमें मर्डर प्रूवन किया नहीं जा सकता। हाँ, मर्डर को इसलिए नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर जो बियॉन्ड रीजनेबल सर्कमस्टांसेस के जो और प्रूफ्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। इसलिए इस जजमेंट को पढ़ के देखना ना, जिसको मैं बता रहा हूँ, देखना उस आपने जो जजमेंट पढ़ा अपने जजमेंट में क्या फर्क है, यही तो डिस्कशन है।
इसी से तो क्वालिफाई होता है एग्जाम हमारा लॉ का। सेवका पेरुमल, SEVKA सेवका पेरुमल PERUMAL, सेविका पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1991, सुप्रीम कोर्ट 1863 1863। AIR 1991, सुप्रीम कोर्ट 1863 1863। What is required is production of such material on which the court can reasonably act to reach the supposition that the fact exists. Proof of a fact depends upon the degree of probability of having existed. The standard required for reaching the supposition is that of a prudent man acting in any important matter concerning him. अब जो आप पीछे से सज्जन पूछ रहे थे कि ये प्रूफ का मैंने जो कहा था इमीडिएटली और इमीडिएटली कहाँ लिखा हुआ है, अब ये इन जजमेंट्स में लिखा हुआ है, राइट। ये M नरसिंहा राव, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2001 सुप्रीम कोर्ट है। एक सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया बोला है जजमेंट में, इट इज नेसेसरी टू ऑकेजनली रिमाइंड आवरसेल्व्स, अपने को बताते रहो, रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन क्लॉज इन द एविडेंस एक्ट, लेस्ट वी एक्ट ऑन आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ not warranted by the provisions of the act. Is proved, not proved or disproved, इसको बार बार पढ़ता रहे वकील। और नहीं तो आप क्या करोगे, आजकल ये जो सारा साइबर हो गया है, सारा ई टेक्नोलॉजी आ गई है और आ गई है, आप कहीं ना कहीं अपने को मिसगाइड करोगे। Howsoever there may be CCTV कैमराज और मोबाइल और whatever ये जो आज टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांसमेंट हो गया है, प्रूव, नॉट प्रूव और डिसप्रूव की डेफिनेशन नहीं बनती। रिमेंबर, अपने को रिमाइंड करते रहिए। और ये बात उन्होंने कही है, योगेंद्र महाराज, योगेंद्र मरारजी MARARJI वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 660। N नरसिंहा राव, स्टेट ऑफ AP आंध्र प्रदेश, AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 318 318 पेज। हाँ, एक फैक्ट जो है वो प्रूफ नहीं हुआ, वेदर इट इज ए फॉल्स फैक्ट। क्या आंसर? ए फैक्ट इज नॉट प्रूफ। वेदर इट इज ए फॉल्स फैक्ट। पहलवान हल्ला मचा रही है जनता मंतर पे, हमारा रेप हो गया, कल को मान लो ब्रजभूषण सिंह जीत गया, जो जीतना ही है उसको, ठीक है, तो उनका रेप प्रूव नहीं हुआ बेचारियों का, तो क्या वो फाल्स है? इमोशनल में मत जाना। मैंने उदाहरण में जानबूझ के देता हूँ जंतर मंतर में, ताकि आपकी इमोशंस वहाँ जहाँ जिनकी हैं और जिनकी उसके ब्रजभूषण सिंह के उनकी वहाँ को जाए, उधर को जाए। हैं? जियो पार्टी है। अच्छा, एक आम आदमी के खिलाफ एलिगेशन लगता है तो विदाउट एनी वारंट। तुम उस पे बोल रहे हो, मेरे सवाल पे बोल रहे हो, देख लो बह गया ना ये इमोशन में। मैंने सवाल पूछा है वेदर इट फैक्ट इज नॉट प्रूव, वेदर इट इज फॉल्स। और ये जियो पार्टी पे भी एक चुटकुला याद आ गया, एक जस्टिस, क्या नाम था यार, वो अंग्रेज के बच्चे थे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके पीछे हड़ताल भी करी थी, शर्मा जी याद आता ना? उनके पीछे हड़ताल है, बिल्कुल अंग्रेज के बच्चे थे और बहुत
चेन स्मोकर थे। क्या जस था यार, लाजवाब आदमी। आता है शक्ल याद आ गई है पूरी। एक आदमी उनके आगे बहस कर रहा था अपनी रिपीटिशन, वकील नहीं था। These bloody administration people are geopartners, ये कह रहा था बार बार, जैसे भाई ने कहा। तो अभी मुंह से निकल जाएगा मेरे नाम। तो उन्होंने पूछा कि मिस्टर सो, when I was reading your petition at my house, I searched for the whole night the meaning of this word geopartner. There is no word in the dictionary like geopartner. Then why? One who brings geoparty to me is a geopartner. So, it means one who threatens you is a threatener. Like, yes, of course. One threatens you is a threatener, and one who frightens you is a frightener. कहता है exactly my God. कहता now I got your dictionary, now please proceed. ऐसी बात है। Now threatener, frightener, ये जो frightener ये कोई words नहीं है। इस तरह geopartner भी कोई word नहीं है। ठीक है? तो हमारा सवाल है, तो इसलिए लिख लो भाई, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कृष्ण गोपाल। लिख लिया? AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 2154 ये कहता है a fact not proved does not necessarily mean that it is a false fact। प्रूव नहीं हो पाया इसका मतलब ये नहीं है कि झूठा था या झूठ बोल रहा था। अगेन, अब तक हम मैथमेटिकल प्रेसिजन की बात कर रहे थे। 87 में सुप्रीम कोर्ट ने नया वर्ड पॉइंट कर दिया, द लॉ रिक्वायर्स फॉर ए कन्विक्शन द प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। समझिए, कंक्लूसिवली हमें अपेक्षा नहीं है लॉ को कि आप कंक्लूसिव साबित करो कि इसी आदमी ने कत्ल किया। इट गोज बाय बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिसके स्टैंडर्ड हाई है। ठीक है, ये बात कही उन्होंने। स्टेट ऑफ केरला, बाहुयान BAHUEYAN, बाहुयान BAHUEYAN, AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 482। साइटेशन बोली तो थी स्टेट वर्सेस कृष्ण गोपाल। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाली, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाली जो पुरानी थी, M नरसिम्हा राव। स्टेट ऑफ AP AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 318। केरल की स्टेट ऑफ केरला वर्सेस हुयुयान BAHUEYAN। ध्यान रखना। अच्छा, बायन AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 482। Now let us see with the term, इसके बाद कंक्लूड करेंगे जहाँ तक अभी है। इस so far as today's lecture is concerned, suspicion। Now एक हो गया proof, फिर एक हो गया doubt, एक हो गया suspicion। doubt और suspicion को हम interchangeably यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि suspicion is lesser than the doubt, right?
डाउट में फिर भी कुछ मटेरियल सामने रहता है, सस्पिशन जस्ट हमारे दिमाग की क्रिएशन है, राइट। कहते हैं सस्पिशन अलोन हैज बीन हेल्ड टू बी नॉट परमिसिबल फॉर पनिशमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड। बर्डन इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ग्रेवर द ऑफेंस, ये लिख सकते हैं, ग्रेवर GRAVER, ग्रेवर द ऑफेंस, कॉमा स्ट्रिक्टर STRICTER, स्ट्रिक्टर शुड बी डिग्री ऑफ प्रूफ। ये पैमाना है, ग्रेवर द ऑफेंस, स्ट्रिक्टर शुड बी द प्रूफ। लिख लीजिए, मौसम MOUSAM, मौसम सिंगला राव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लिख लिया, 2003 इन ब्रैकेट वॉल्यूम 3 क्राइम्स CRIMES, पेज नंबर 321, सुप्रीम कोर्ट। अभी काफ़ी लंबा जाएगा। डिफरेंस इन क्रिमिनल, प्रूफ इन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो जल्दी से लेक्चर हैं? दूसरा लेक्चर कितना, 6 बज रहे हैं? आपका दूसरा लेक्चर 19 को, 19 को, उसको 9 को बताया। हाँ 19 को। और ये शुरू के ये सेक्शन हैं, क्योंकि अगर मैं इनको कह रहा हूँ ये बेसिक अगर क्लियर हो गया तो आगे तो फिर स्पीड से आगे चलेंगे। जैसे 32 में रुकेगा थोड़ा बहुत, 33 में रुकेगा थोड़ा बहुत, वहाँ रुकेगा। अदरवाइज 6 से लेके 56 तक तो फिर चल जाएंगे। अन्य संचित दे है क्वेश्चन। नाउ अभी आपने डेफिनेशन जो पढ़ी प्रूफ की, उसमें ये था एक फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। मैंने बताया था ना, नॉट एविडेंस बिफोर इट। क्या पढ़ेंगे? मैटर्स बिफोर इट। तो इसको भी जरा पढ़ लीजिए। मैटर्स बिफोर इट इंक्लूड्स मैटर which do not fall within the definition of the evidence under section 3. वो मैटर्स भी आ सकते हैं प्रूफ के केस के अंदर। Therefore, in determining what is evidence other than evidence within the phraseology of the act, the definition of evidence must be read with that of proof. Definition जो evidence की लिखी हुई है उसको proof के साथ पढ़ करके आप देखेंगे, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। The legislature has intentionally avoided using the word evidence in this definition, but used instead the word matters before it. For instance, a fact may be orally, अब आपका एग्जाम्पल है, a fact may be orally admitted in court. The admission would not come within the definition of the word evidence as given in the act, but still it is a matter which the court before whom the admission was made would have to take into consideration in order to determine whether the particular fact was proved or not. बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सी ऐसी वो सब आती हैं हमारे सामने जो अदालतें जो है उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जी गवाह की समन गया कि नहीं गया, या फलानी चीज़ गया नहीं गया, उसको देखा जाए वो एविडेंस डेफिनेशन में नहीं आ रही होती है, लेकिन बहुत से मैटर ऐसे कोर्ट के सामने आते हैं डेली जिसको आप जो है हम उसको एडमिट कर लेते हैं और उससे हम ये जानेंगे वेदर द पर्टिकुलर फैक्ट वाज प्रूव्ड और नॉट, वो भी शामिल है। सिमिलरली रिजल्ट ऑफ ए लोकल कमिश्नर अंडर द सिविल प्रोसीजर, लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट तो कहीं एविडेंस की डेफिनेशन में तो और नहीं होती। क्यों? इट इज एन ऑब्जर्वेशन, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, ही इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द कोर्ट इन द फील्ड एंड वॉट एवर इज ऑब्जर्विंग। तो ये तो कहीं भी डेफिनेशन ऑब्जर्विंग बाय द कोर्ट इज नॉट ए covered in the definition under section 3. वहाँ दो ही definition है, oral और documentary, right? Result of local commissioner under the civil procedure code must be taken into consideration by the court, though not evidence within the definition given by the act, right? अब ये देखिए, ये कैलकाटा की एक है जॉय कुंवर जी कहते हैं ना हमारे यहाँ शब्द जो है, उस समय कोई बंगालियों ने कर रखा था, कुंवर का कुंवर कर दिया, COOMER डेफिनेशन। ये केस का नाम है जॉय कुंवर वर्सेस बुंदू लॉन।
BUNDHOO बुंदू लॉल LALL, जबकि ये लाल हो गया। मैं बोलता हूँ 1882 क्या आएगा, ILR लगा दिया करो, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स ILR 1882 ब्रैकेट में, वॉल्यूम नंबर 9, कैलकाटा, पेज 363, और ये आपको मिलेगा पेज 666 के ऊपर लिखा हुआ जो अभी बोला गया है लोकल कमिश्नर का कैसे होता है और मैटर्स बिफोर इट का क्या मतलब है जब यूज किया। लेकिन जैसे पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है, जिसको आप जनरली चार्जशीट में क्या लिखा होता है, हैं? क्या लिखते हैं पुलिस वाले? फर्दिंग शाह दिस एडमिशनल स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, इसको पढ़ सकते हैं एविडेंस में, हैं? एक तरफ से बोला करो, साफ साफ खड़ा हाथ खड़ा करके। हाँ, एविडेंस में इसको नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? यदि मत समझाया करो मुझे आप। 27 सेक्शन जो है, हाँ, बात करता है अरे 27 तो बैंक को लिफ्ट कराता है कि इसे पढ़ सकते हैं, उल्टी बात बोलते हो यार। 25 and 26 of हाँ, 24 से लेके 26 तक में ये पुलिस के सामने दिए गए बयान को बार किया गया है। तो मैटर्स बिफोर इट में आप उसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट सतर्क है, सुप्रीम कोर्ट, कि हम पहले कहेंगे लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट और एनी अदर स्टेटमेंट विच इज कमिंग मे बी ए मैटर बिफोर इट which may be considered to interpret the word whether effect is proved or not. But it does not mean that whatever is expressly barred by the law, you can also use that. You can note down this judgment. It's a very good judgment. Hazari Lal versus State of Delhi. हमारे यहाँ का जजमेंट AIR 1980 1980 सुप्रीम कोर्ट 873 पेज नंबर 873 हजारी लाल स्टेट ऑफ दिल्ली कहता है, however, use of the word prove does not enable the court to take into consideration matters including statements whose use is absolutely barred. जहाँ जहाँ जो भी चीज बार की गई है एक्सप्रेसली, उसको आप मैटर्स बिफोर इट में इंक्लूड नहीं कर सकते, इतनी भी छूट नहीं है, राइट। अब कल या नेक्स्ट उसमें देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये नेक्स्ट उसमें देखा जाएगा। फिर रूल समझाएंगे रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी, इसी में प्रूफ में ये सब प्रूफ में चल रहा है, राइट। प्रूफ को कोई चीज़ कब होगी, जब कोई एविडेंस एडमिसिबल होगा। तो एक शब्द है जरा सा और उसके कितने एस्पेक्ट आपके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। 6 हो गए? हाँ हाँ बोलो जरा, एक आप हो जाना। आपने शेड्यूल का CPC का ऑर्डर रूल पढ़ता कि CRPC में रीड होता है, CPC में रीड होता है, वो कौन सा ऑर्डर रूल है? क्या CPC का रूल और ऑर्डर क्रिमिनल में यूज होता है और सिविल में यूज होता है। आपने फर्स्ट उसमें मत किया करो, इसको वर्ड यूज करो प्रोविजन। Which is that provision? अरे 110 की बात कर रहे हैं? 110 की बात कर रहे ना शुरू में 110 का है का? ऑर्डर 110 से भी ना क्रिमिनल लॉ में नहीं, वही से पूछना चाहता हूँ। अरे वो क्रिमिनल लॉ में कहाँ से है? वो तो मेरे सामने आ गया है लेकर के। काबुल में गधे नहीं होते। क्या नाम आपका, शुभ नाम क्या है? सुखविंदर जी। काबुल में गधे नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं कि गधे कहीं नहीं होते। रिमेंबर दिस डेफिनेशन। कहने का मतलब है एक काबुल वाला आ गया था मेरे सामने ऑर्डर 110 की दरखास्त कत्ल के केस में। अच्छा ये आपने सुना नहीं, आपको 340 CRPC 340 CRPC है। 340 CRPC का भी समझ लीजिए, समग्र समझा करो, आधा सच नहीं। कुछ ऑफेंसेस जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं या कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिन पर 195 देखो 195 CRPC का बार लगता है, बार ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस। ये चैप्टर है जो 195 CRPC से शुरू होता है। 195 CRPC में यदि मेरे साथ वो ऑफेंस कर दिए गए तो मैं तो कहीं रिपोर्ट नहीं लिखा सकता, क्योंकि उसकी कॉग्निजेंस ही नहीं होगी। 340 CRPC लिफ्ट्स दैट बैन।
that you can move an application under section 340 CRPC for those offences before any court of law, whether civil, criminal or revenue, right? To live with that, right? और इसका मूल एग्जाम्पल रोज होता है किराए की कोर्टों में, वो क्या करते हैं, वो झूठी रसीदें लगा देते हैं। आपने साबित कर दी झूठी रसीदें, चला गया, वो तो जुर्म करके चला गया ना। I have one question, sir. हाँ। हम 340 का एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में भी लगा सकते हैं सर? हाँ। जो मैंने पढ़ा है कहीं पे। पढ़ा है कहीं पे, क्या लिखा है? सर मैं बोल रहा था इसी बात पे मेरी सीनियर एडवोकेट के साथ आर्गुमेंट हो गई थी। हाँ। मैंने बोला कि सिविल कोर्ट में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो मैं 340 का एप्लीकेशन क्यों नहीं लगा सकता? शुभ नाम क्या है सीनियर एडवोकेट साहब? सर मैं नाम नहीं बता। अच्छा सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई शुड नॉट हैव आस्क्ड। मेरे को वो था कि कहीं काबुल वाली कैटेगरी में ना सर मैं बोले थे देखिए ये मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट शर्मा जी, इसको जरा मैं नहीं लीजिए, मैं 2 मिनट इस पे को करता हूँ। मेरे हिसाब से आईपीसी में सबसे खतरनाक धारा कौन सी बता सकते हैं आपके हिसाब से? CRPC में मैं आईपीसी में पूछा यार ध्यान से, मेरी क्लास के अंदर बल्ब की तरह जला करो, ये ट्यूबलाइट की तरह नहीं। आईपीसी का सबसे खतरनाक जुर्म मेरी नजर में 211 आईपीसी है, लिख लो। 211 में क्या है? फॉल्स क्लेम बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। और वो खतरनाक इसलिए है कि उसमें मेरे गवाह, मैंने कहा ये फलाने आदमी ने मेरे खिलाफ ये झूठा केस किया, कहता मेरी हरे रंग की भैंस से चोरी हो। कल को बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, हरे रंग की भैंस बनने लगे, लेकिन आज की डेट में तो नहीं। इट इज ए यूनिवर्सल फॉल्सिटी कि मेरी भैंसें चोरी हो गई थी, हरे रंग की थी, राइट? आई कैन प्रूव इट दैट दिस इज ए फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट मी, दिस इज ए फॉल्स क्लेम बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, हेंस एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 211 आईपीसी इज मेड आउट। मैंने 211 की कंप्लेंट डाल दी दैट ही हैज फाइल्ड इन केस अगेंस्ट मी, एन एफआईआर अगेंस्ट मी, दैट हिज बफेलोज ऑफ ग्रीन कलर हैव बीन स्टोलन, व्हिच इज patently a false case, which I can prove it now. So kindly summon him under section 211 IPC. मैंने ये कंप्लेंट केस डाला। मेरे गवाह कौन होंगे इसमें? गवाहों की लिस्ट देनी पड़ती है ना कंप्लेंट केस के साथ। 200 पढ़ते ही नहीं हो, CRPC खोल के ही नहीं पढ़ते हो। A complaint without a list of witness is liable to be dismissed outright. Shall be dismissed. ये वर्ड यूज है क्योंकि पढ़ते ही नहीं। क्योंकि हमारे उस्ताद के पास वो कोई 200 CRPC IPC का केस ही नहीं है, कंप्लेंट केस के, लिहाजा मैं नहीं पढ़ूंगा प्रोविजन को। तो मैं पागल हूँ जो बैठ कर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ता हूँ, तो मेरे को क्या लेना देना? या मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ और भी चीज़ें पढ़ता हूँ बाहर की भी, जो आजकल मैं साइबर क्राइम में लगा हुआ हूँ। तो भाई चलो बुढ़ापे में आप लोगों, आपको बच्चा माँ के पेट में से मोबाइल लेके आता, हमें अब मिला जब हमारे पैर कवर में लटकने में आ गए, ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मरने से पहले कुछ अपडेट कर दें। आपसे अगर मतलब जीतेंगे नहीं तो आपसे हारेंगे भी नहीं, टक्कर इतनी दे दूंगा साइबर क्राइम में भी आप, ठीक है। हम पढ़ते हैं, बच्चों से समझता हूँ मैं अपने कि ये कैसा हो, ऐसा कहते हुआ। तो कौन मेरे गवाह होंगे इस भैंस चोरी के केस में, हरे रंग की भैंस चोरी के केस में? ये सबसे खतरनाक इसलिए है कि इसमें मुझे अपना गवाह कोई नहीं चाहिए। वो जिसने हरे रंग की भैंस फाइल करी, सबसे पहले तो उसे बुलाऊंगा, भाई तेने उसको नहीं बुलाऊंगा, उसके वकील को बुलाऊंगा जिसने कंप्लेंट ड्राफ्ट करी होगी कि वकील साहब देखने वकालतनामे पे आप ही के दस्तखत हैं, वकालतनामा एग्जिबिट PW1/1, करेक्ट? देखना है वकील साहब ये जो कंप्लेंट आपने ड्राफ्ट करी भैंस चोरी की, ये आपने अपने मन से बना दी थी। झूठ, वकील अगर वकील होगा झूठ तो कहेगा मैं पागल हूँ क्या, इसने बताए थे मैं एट हिज इंस्ट्रक्शंस। लिखो जी, आई हैव ड्राफ्टेड दिस कंप्लेंट एट हिज इंस्ट्रक्शन। फिर वकील साहब ये जो फाइल करने गए थे इसमें टिकट के पैसे वैसे लगे, सब इसने कहे थे या आपने अपने जेब से लगा दिए थे, अपने मन से कंप्लेंट डाल दी? कहता है पागल हो, मैं तो डालूंगा अपने मन से, इसने कही थी। अगर वो हम जेब से लगा देता है तो इसका भी अरे यार लगा देता, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस वही हैं, सेम रहेंगे। लेकिन जनरली वकील नहीं समझ पाते, वो कह रहे हैं भैया मैं अपने पेट चिपड़ने से क्यों लगाऊंगा, इसने दिए थे, इसने कहा था मेरी कंप्लेंट फाइल करो, लिखो दी एट हिज इंस्टेंस आई हैव फाइल्ड दिस कंप्लेंट, करेक्ट? उस केस में मेरे वो गवाह होंगे जो मेरे खिलाफ पार्टी के गवाह हैं, और केस प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाएगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
कैसे? कंप्लेंट है, वकालतनामा है, हरे रंग की भैंस होती नहीं, ये फाल्स क्लेस है। तो 211 आईपीसी वो धारा है कि उसने जो केस फाइल किया होता है सामने वाले ने, वो तो हम पीरियड ऑफ टाइम में ये कर ही देते हैं कि ये फाल्स केस है, पूरे ट्रायल के बाद कर देंगे, जरूरी नहीं हरे रंग की भैंस हो, और वो भी फाल्स केस हो सकता है, उसको हम ट्रायल में साबित कर देंगे। लेकिन उसके गले में मेरी जो 211 आईपीसी की कंप्लेंट है वो फंसी रह जाएगी। इसलिए हमने, मेरे उस्ताद ने जिनसे मैंने वकालत सीखी, उन्होंने दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के मुकदमों को कभी नहीं जीता। उन्होंने सारी जो प्रेमिसेस की चाबियां मकान मालिक की तरफ से कहानी क्रिमिनल कोर्ट में, उसने झूठी बात कही नहीं किराएदार ने कि ये, या मकान मालिक ने किराएदार के गिरा पे ये डंडियां लाता है। दिल्ली 6 जो है की साइड में मैक्सिमम आप किराएदारों के, वो मकान मालिकों की तरफ से दलील देखोगे किराएदारों के खिलाफ आपके इलेक्शन में कि जी डंडी लाता है, उसके अंदर हमने खराब उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के दफा 500 की कंप्लेंट ठोक दी और 211 आईपीसी की कंप्लेंट ठोक दी, राइट। वो समन हो गया 211 में। अब लाला जी की पट्टी, जो मकान मालिक थे हवेली के, उनकी पट्टी, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ, पैसे भी देके गए, खाली करने के भी पैसे देके गए, पगड़ी के भी पैसे देके गए, सारे पैसे देके गए, समझ गए ना। तो ये 340 सीआरपीसी जो है, लेकिन ये जो 211 आईपीसी का केस है, इट इज बार्ड बाय सेक्शन 195 सीआरपीसी। नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट फैक्ट अनलेस एंड अनटिल द कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय सच एंड सच। उसको कैसे लिफ्ट करोगे? मैं कैसे कहूंगा सर इसने आपके सामने झूठी रसीदें लगाई, कैसे कहूंगा दीवानी कोर्ट को? तो मैं वहां 340 सीआरपीसी की दीवानी कोर्ट में दरखास्त दूंगा कि लुक हियर, इन दिस सिविल सूट he has filed such and such document which are patently false, fabricated by him, and this court may file a complaint under section 200 CRPC read with section 195 CRPC before the concerned court. concerned court कहाँ? जिस अदालत में वो लगाया गया, जो अदालत जिस थाने के जुरिसडिक्शन में, उस थाने का जो मजिस्ट्रेट है वो सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल 30 यारी का थाना कहाँ लगता है? थाना सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी का जो मजिस्ट्रेट है वो उसको सुनेगा। साकेत कोर्ट कहाँ पड़ता है? साकेत थाने के जुरिसडिक्शन में। तो यहाँ आप 340 सीआरपीसी में की जब एप्लीकेशन लगाओगे और वो आपकी अलाउ हो गई, तो वो कोर्ट जो है कंप्लेंट करेगी। वो कंप्लेंट कहाँ का मजिस्ट्रेट सुनेगा? जो साकेत थाने का मजिस्ट्रेट होगा वो उसको सुनेगा। समझ गए कि नहीं? तो 340 सीआरपीसी में इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी सिर्फ इतनी है कि रेवेन्यू कोर्ट को, रेंट कंट्रोल को कुछ हाई कोर्टों ने कोर्ट नहीं है। रेवेन्यू कोर्ट्स को, अब समझ लो, तुम कहीं मैंने पढ़ा था, ये तुम्हारी बहुत गलत पढ़ा था वकील साहब, यू मस्ट बी सर्टेन, मैंने यहाँ पढ़ा था ये सेक्शन है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, इसीलिए मैंने आपको सर्टेनिटी से बताया। कुछ हाई कोर्ट का ये रुख है कि रेवेन्यू कोर्ट्स और रेंट कंट्रोल कोर्ट्स वो कोर्ट्स नहीं है, सिविल कोर्ट्स नहीं है। इसलिए वहां 340 सीआरपीसी की दरखास्त टू लिफ्ट द बैन अंडर सेक्शन 195 सीआरपीसी लागू नहीं होगी। तो फिर क्या करोगे? हम रेमेडी लेस हो गए। अरे जहां बाहर नहीं हुआ डायरेक्ट एफआईआर करो, खत्म बात। इसमें इतना सोचने की क्या बात है भाई? बाहर जहां लग गया वहीं तो मैं डायरेक्ट एफआईआर नहीं दर्ज करा सकता या दफा 200 की कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, है कि नहीं? जहां बाहर नहीं हुआ डायरेक्ट। आर यू गेटिंग इट? ये बड़े हाइपर टेक्निकल मुद्दे हैं। और अगर मैं अपने, मेरा यहाँ चैम्बर है, कभी गलत फहमी में रह रहे हो, ठीक है कि नहीं? वकील हूँ, पैसे ले लेता इस बात के, हजारों रुपए फीस के सवाल के आंसर आपने ले लिए, जिंदगी खोज में निकल जाती है। अपने उस्ताद का बुरा मत कहना उनको, या उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करना, लेकिन ईमानदारी से उम्र गुजर जाती है। लॉ की पूंछ पकड़ में नहीं आती, लॉ की पूंछ पकड़ में नहीं आती। अभी ऐसे मुद्दे बताऊंगा इसके अंदर कि कहाँ लिखा हुआ है। एक आदमी ने कह रहा अभी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाए अदालत में, तो अदालत में जुर्म हो गया, अदालत में जुर्म हो गया, आपने जुर्म बताया कि ये फैब्रिकेशन डॉक्यूमेंट का ये जुर्म बनता है कि ये 195 सीआरपीसी से बाहर है जी, लिहाजा मेरी 340 की सीआरपीसी में इंक्वायरी करो। उसमें 3-4 रिलीफ है 340 में। इंक्वायरी करो, ऑफेंसेस को एसर्टेन करो, इसको अरेस्ट करो, इससे जमानत लो, अगर जमानत देने को तैयार है, और नहीं तो इसे कस्टडी के अंदर कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजो जो इसका जुडिशियल रिमांड देगा, और आप अपनी कंप्लेंट मेंटेनेबल करो। आधे से ज़्यादा जज जो इस लॉ को जानते हैं वो तो आराम जाते, इसीलिए कंप्लेंट नहीं करते, रोटी में कल को गवाही में जाऊँ। हाँ, उसमें लिखा हुआ है आइदर जज और द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अरे अपने पेशकार से करवा दे, अपने हेलमेट से करवा दे,
और तुम्हें वहाँ जाना नहीं है। ये उसमें लिखा हुआ है जब ऑफिशियल कैपेसिटी में कंप्लेंट फाइल की जाती है, आप पढ़ते तो हो नहीं आप, इसलिए सबके मुंह ब्लैंक दिखाई देते हैं। 201 को पढ़ो, 200 को पढ़ो, 202 को पढ़ो। जब ऑफिशियल कैपेसिटी में कंप्लेंट फाइल की जाती है तो कंप्लेनेंट का हाजिर होना जरूरी नहीं होता। अब आप पढ़ते नहीं है तो ये बात आपको ऐसे लगती है कि कहाँ से बोल रहा है पता नहीं है, और मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सेक्शंस की धाराओं को पढ़ के बोल रहा हूँ। तो किस पॉइंट पे चले थे हम? नहीं यार, दूसरे लास्ट जो मोमेंट था, लास्ट जिस मुद्दे से हम चले थे यार, जो एक दो को तो हो गया था, वो भी हो गया था। चलिए क्या छोड़ो, वो दिमाग से एकदम स्लिप कर गया। हाँ, दिमाग से स्लिप कर गया। तो ये जो हाँ याद आ गया। एक ने के कंप्लेंट ये डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड है, जिसके करो हैं। उसने कहा जी मैंने तो आज तक, तुम सब करते हो सिविल सूट के अंदर जितनी सिविल फाइल करते हैं, उसने कहा जी मैं तो फोटो स्टेट लगाई हूँ। वहाँ लिखा हुआ द डॉक्यूमेंट, तो वेयर इज द फोर्थ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट की अभी डेफिनेशन पढ़ ली ना, डॉक्यूमेंट द डॉक्यूमेंट, तो वो नहीं है। Here Supreme Court says that it should be original documents, then 340 CRPC shall be maintained, and that original document must be a forged document. फोटो स्टेट पर आप ये नहीं कर सकते, राइट? फिर इसमें भी आगे बहुत से एक्सेप्शंस हैं, बहुत सी बातें हैं, वो बड़े लंबे इश्यूज हैं, ठीक है। उम्र खपत हो जाती। थैंक यू सर, मैं सॉरी। बहुत अच्छा लगा। ऐसे है कि जो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एविडेंस है आगे कम चल रहा है। जितने भी एविडेंस है कि आप सेक्शन पढ़ेंगे, हर सेक्शन में आपको डेफिनेशन मिलेगी, ये सारे वर्ड वहाँ मिलेगी। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आगे एविडेंस एक्ट समझ में नहीं आएगी। ये डेफिनेशन अच्छे से हो जाए, इसके बाद फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट है, एडमिशन है, कंपेंशन है, एस्टोकल है, डाइरेक्ट डिक्लेरेशन है, होस्टाइल विटनेस है, अप्रूवर है। मेन क्वेश्चन एरिया ये रहेगा। आपके प्रेसिडेंट साहब भी पढ़ा लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है कि नहीं? मेन एरिया इनको कंसेप्ट को ये ले लीजिए, ठीक है? वो रहेगा एरिया क्वेश्चन, बट बेस अगर अच्छा हो गया, एविडेंस एक्ट क्योंकि बड़ा ट्रिकी है। अगर आपको समझ में आ गया वेरी इंटरेस्टिंग, और नहीं समझ में आ गया तो फिर वही रहेगा कि प्रूफ, उसके बाद भी लिखा हुआ है अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया तो हो गया ही। तो ये डेफिनेशंस वगैरह पे इनको रटो भी। दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये डेफिनेशन आप लोगों को टिप्स पे होनी चाहिए, रटी हुई भी होनी चाहिए। पहले रटो इनको, फिर लॉजिकली समझो भी, दोनों चीजें होनी चाहिए इसमें। ये बहुत जरूरी है इसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास होगी होपफुली, क्योंकि मैं ऑफिसर से एक दिन पहले कंसेंट लेता हूँ, तभी मैं डिक्लेयर करता हूँ 8, चूँकि आज सेकेंड है ना, 5 को छुट्टी है, 7 को फिर छुट्टी है। अच्छा, 3rd 4th को मैं क्लास रखनी भूल गया। मुझे 3rd और 4th में से एक दिन क्लास रखनी थी, तो पता नहीं कैसे मिस हो गया। मिस इसलिए हुई कि आपने 3rd का मेरे से पूछा था, मैंने कहा 3rd को मेरा केस लगे हुए हैं। हाँ, नहीं वो मैसेज में ना टुडे वर्ड जो मिस हो रहा था, दो मैसेज में आपका लास्ट टुडे ही टुडे वर्ड मिस हो रहा है। मैसेज नहीं, आप मैसेज को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे पास सारे मैसेज सेव हैं। दो वाले लास्ट वाले हैं ना, पूछा ये रेगुलर वर्ड रहता है। किसी ने मुझे टोका था, मैंने उसको पढ़ा, तो उसके अंदर देखो इससे इससे लास्ट लेक्चर का, उसमें फर्स्ट ऑफ मे मैंने लिखा हुआ है, डेट डली हुई है। उससे लास्ट वाला जो लेक्चर था, उसमें नेक्स्ट क्लास विल बी हेड टुडे
वर्ड है, लिखा हुआ बिल्कुल। उससे लास्ट वाले पे भी टुडे लिखा हुआ है सभी में नहीं, एक आध मैसेज में पहले टुडे की बजाय टुडे बाद में लिखा हुआ है कि क्लास विल नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड बाय सो एंड सो एट सच एंड सच टाइम एट सच एंड सच प्लेस टुडे। तो बाद में टुडे लिखा हुआ है, वो आप लोग पूरा पढ़ते नहीं हो मैसेज को। मैं मैसेज को पूरा देख के तो भी मैं प्रेस करता हूँ। वैसे 8th को है अभी, बट मैं कल तो रह नहीं सकते, वैसे ही था तो मेरी मीटिंग में बात पहुँचेंगे। मेरा भी काम है, मैं कल बात करता हूँ किसी ऑफिसर से कोर्ट के लिए, कम्युनिकेट। अदरवाइज 8th को उसके बाद लगातार है। 10th को है, 12th को है, 15th को है, 17th को है, 19th को है, 22nd को है। 19th को है दूसरी क्लास में। ऐसा है, आप लोगों को ना बड़ा आसान लगता है, एक लेक्चर तैयार करके क्लास में दे के देखो। एक लेक्चर के लिए कम से कम लेक्चर देने वाले को कितनी भी स्टडी कर रखी है जीवन में, सब कुछ आता है। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट उसको 5-6 घंटे बहुत सीरियस साढ़े अभी तक आपके लिए मैंने एडवांस में 1 घंटा बोलने के लिए 5 से 7 घंटे पढ़ना। 350 पेज तो मैंने पेन से लिख लिए हैं, जिसमें से 100 पेज तो मेरी इसमें रखा है जो मेरे पेन से लिखे हुए हैं। और वो पेज भी कोई छोटा नहीं है, फुल स्केल साइज पेज है, क्योंकि हमारी आदत कंप्यूटर में लिखने की नहीं है, तो हम पेन से लिखते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि काबुल वाले लोगों से बड़ा डर लगता है मुझे, जो मैंने अभी किया कि वो पता नहीं क्या पूछ बैठे, वो खुदा जाने क्या पूछें, मेरी जवाब से क्या निकले, ठीक है कि नहीं। तो मैं बड़ा सावधान होकर चलता हूँ उस बात पर। लेक्चर देने के लिए आपको कंप्लीट क्लैरिटी के साथ जाना पड़ता है, और पढ़ते टाइम ये ध्यान रहता है कि यहाँ से किसी ने कुछ पूछ लिया तो। और दूसरी बात, जो नया बेचारा सीख रहा है वो मिसगाइड ना होगा। दिस इज द मोस्ट बायस ड्यूटी। एक पुराना आदमी जो कोई गलत बात चली जाए, बात ठीक है, लेकिन एक नए को अगर हम कुछ बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड हैज सेड कि भाई वो मान नहीं रहे हैं जी मेरी बात को, वो नहीं कर रहे हैं सब बात में, तो इसमें दुख मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने सत्य पर रहो, अपने सत्य को देखो। आप पढ़ो 340 CRPG, आप पढ़ो 195 के बार को, यू विल बी क्लियर। कोई कुछ कहता रहो, मैं खुदा थोड़ी हो गया। मैंने शुरुआत के लेक्चर में, आप शायद नहीं थे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज दैट आई माइट हैव रेड दिस इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर 10 times एंड यू मे बी रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ रीडिंग से मतलब है, क्यों तुम्हारी धारा 45 से काम है, एक्सपर्ट के है, तुम 45 ही पढ़ के जाओगे वहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट और एविडेंस लॉ एज ए होल, ठीक है कि? और शुरुआत में बता रहा था। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वो कॉन्स्टिट्यूशन